पैनल स्पीकर साहब, दो बिल्स, एक बिल नंबर 18 साल 2005 और बिल नंबर 17 साल 2005 की मंजूरी के लिए मिनिस्टर साहब ने जो पेश किया है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इन बिल्स की तायीद करता हूं, लेकिन साथ ही साथ अपने चंद एहसासात का इजहार करना भी ज़रूरी समझता हूं। और वह एहसासात ये हैं कि एक बिल जो है जो बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में लाया गया, जिसमें सारी तफसीलात दिए गए हैं, एक उम्मीदवार के इंतखाब लड़ने से लेकर ज़ाब्ते अखलाक से लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और कौन से उम्मीदवार रहेंगे। लेकिन पैनल स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए ये बात हुकूमत तक लाना चाहता हूँ कि इस इंतखाबात में और इंतखाबात से पहले जो बल्दी हलकों को महफूज किया गया था, BC, SC या ST के ज़ुमरे में लाया गया, या फिर जो बल्दियात के चेयरमैन्स के सीट्स को भी महफूज किया गया, ये बहुत ही जानिबदारी के साथ और तासुबियत के साथ और बहुत ही गैर इंसाफी तौर पे महफूज किया गया। और एक मनसूबाबंद अंदाज में कहूँगा कि सबसे पहले जहाँ से अक़लियतों की तादाद अच्छी थी और एक अक़लियत उम्मीदवार बनकर मुंतखब हो सकता था या फिर चेयरमैन बन सकता था, उन सीटों को महफूज किया गया। और ये दलील पेश की गई कि साबिक़ा में जो नशिस्तें महफूज थीं उसको दोबारा महफूज नहीं रखा जाएगा। लेकिन भैंसा की मिसाल है कि 2 मरतबा ये गैर महफूज थी, लेकिन तीसरी मरतबा महफूज हो गई। लेकिन ऐसी कई इलाके हैं जहाँ के नशिस्तें चेयरमैन के 2 मरतबा से महफूज थीं और तीसरी मरतबा भी महफूज रहीं। बहरहाल जो भी हुआ, इंतखाबात हुए और कांग्रेस को एक गैर मामूली कामयाबी मिली। ये ज़रूर है कि रियासत आंध्र प्रदेश की आवाम ने अपने एतमाद का इजहार किया, लेकिन इस हकीकत से भी कांग्रेस इनकार नहीं कर सकती कि जितना उरूज उनको हासिल करना था वो हासिल कर चुके। अब देखना ये है क्या उस बुलंदी पर वो आइंदा 3.5 बरस तक उस बुलंदी पर कायम रहेंगे, या फिर उस बुलंदी से जिस तेज़ी से उस बुलंदी को हासिल किए थे उसी तेज़ी के साथ नीचे आएंगे। ये देखना है और इसके लिए ये इनके ऊपर ही जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इसको देखेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी एक हकीकत है कि इंतखाबात में अखबारात गवाह हैं कि किस तरीके से सरमाया और पैसे का इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से इख्तिदार का इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से पुलिस के आला ओहदेदारों का इस्तेमाल हुआ। ये कामयाबी सिर्फ अवामी कामयाबी नहीं है, दौलत से हासिल की गई, इख्तिदार के बलबूते पे पुलिस की मदद से हासिल की गई कामयाबी है। और इस कामयाबी में ये भी ज़रूर है कि अवाम ने अपने एतमाद का इजहार किया है। हम अवाम के फैसले को कबूल करते हैं, लेकिन इस हकीकत भी है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ही एक वाहिद जमात थी जो इस तूफ़ान का मुकाबला करी। एक हकीकत है कि जब तूफ़ान या सैलाब आता है तो बड़े बड़े तनावर दरख्त गिर जाते हैं, और इस इंतखाबात में तेलुगु देशम की शिकस्त हुई, TRS की शिकस्त हुई और BJP की शिकस्त हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपने साबिक़ा मौक़िफ़ को बरकरार रखी। तनावर दरख्त गिरते हैं तूफ़ान और सैलाब में, लेकिन तूफ़ान और सैलाब का पानी जब ढह जाता है और बाकी रहता है तो एक हरियाली का पौधा रहता है, और मजलिस अपने साबिक़ा मौक़िफ़ पे बरकरार रही है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये भी बात ज़रूर कहूँगा कि आज हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तरमीमात के लिए बिल्कुल लाया गया, तो आखिर ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद कितने दिन तक रहेगा, कब तक ये अमेंडमेंट रहेगा? क्योंकि हुकूमत आज ग्रेटर हैदराबाद की तजवीज़ रखती है। तो सवाल ये है कि आखिर ग्रेटर हैदराबाद क्यों? अब जितना हैदराबाद है यही ग्रेट नहीं बना सक रहे हैं, तो ग्रेटर हैदराबाद हम कैसा बनाएंगे? सवाल इस बात का है। और जब ये ग्रेटर हैदराबाद बन जाएगा तो शायद ये हिंदुस्तान का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा जिसमें पहाड़ भी होंगे, जंगलात भी होंगे
اور ایک نیا کارپوریشن بنے گا. آخر یہ گریٹر حیدرآباد کی ضرورت کیا ہے؟ سر, I would like to bring into your notice the important point that the government has a proposal of bringing a greater Hyderabad, sir. Sir, I want to know, can our storm water drain of Hyderabad have collapsed? Any storm water drain which has been designed would be designed to take 25 centimeters of rain in an hour. And in Hyderabad, recent rains, we have 7 centimeters of rain, and the total storm water drain was collapsed. The infrastructure is collapsing. The present municipal corporation is not able to cater the demands and the requirement of the municipal corporation limit. How would you really cater the demands of Greater Hyderabad? I really fail to understand, sir. Sir, and I also want to know, sir, when the Greater Hyderabad is going to come, it would be a burden on the poor man. The slum dwellers will have to pay some extra tax. Stamp duty tax would be increased. Revenue tax would be increased. They will have to do again a district reorganization committee. A municipal act will have to be changed. Police Commissioner Act will have to be changed. An amendment bill has to be brought in this house. Then a bill would have to be submitted or to be given to the Delhi for again उसको मंजूरी के लिए. तो ये सारे चीजें रहने के बाद आज सवाल ये है कि ग्रेटर हैदराबाद क्यों बनाना चाहते हैं. मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूं, सर, आई एम कंक्लूडिंग, सर. मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि ग्रेटर हैदराबाद के प्रपोजल को आप खत्म कीजिए, क्योंकि तेलुगु देशम भी ग्रेटर हैदराबाद का प्रपोजल लाई थी. हकायक को देखने के बाद उसने ड्रॉप किया. एंड एवरीबडी नोज द रियल रीजन बिहाइंड द ग्रेटर हैदराबाद इज if Telangana comes into force, Hyderabad should be a union territory. If Telangana comes. Now, the people of Telangana have given a clear verdict. Clear verdict has been given to Congress about Telangana. So there is no question of, I think, a Hyderabad or a Telangana state, people of state has given their mandate. So this proposal should be dropped. And we should see that the Municipal Corporation of Hyderabad functions. According to Municipal Act, sir, 1955, Hyderabad Municipal Corporation Act, sir, which says that in a year there should be 4 council meetings. But now see, sir, not a one council meeting has been called in Municipal Corporation of Hyderabad and other councils. We are here getting the amendments of this bill, sir. We should also make it compulsory that in every 6 months, at least one session should be called, and in that public problem should be addressed. Sirf ये बिल को लाना, इनडायरेक्ट इलेक्शन को डायरेक्ट करना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना, एक ऐसे हो गया है. तेलुगु देशम थी तो उसने डायरेक्ट इलेक्शन बनाया, और कांग्रेस आई तो इनडायरेक्ट कर लिया. वहां पर भी इख्तिदार का इस्तेमाल हुआ पैसे का, यहां पर भी है. आज अगर इस तरीके से पैसे का इस्तेमाल होगा, सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट, सर, इफ मनी फ्लो, द पावर फ्लो, द लिकर फ्लो will not be stopped, sir, this house would not witness any poor man as its member, sir. Now, for a corporation elections, lakhs of rupees are being spent. Sir, we, all party, I request to all leaders and say that, sir, cutting across party lines, sir. We have to save the democracy, sir. We have to save the democracy of this country. The faith the people have in the democracy, sir. If money is going to flow like this, how will a poor man be elected to represent his people in this house? अगर इस तरीके से पैसे का इस्तेमाल होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि 4-5 करोड़ रुपया रखने वाला ही इस ऐवान में आएगा, पैसे वाला ही आके अवाम के मसाइल को सामने रखने का. एक गरीब कभी भी एमएलए नहीं बन सकेगा, एक गरीब कभी एमपी नहीं बन सकेगा, एक गरीब कभी वार्ड मेंबर नहीं बन सकेगा. तो आज हम सबको मिलकर पैसे के फ्लो को, दौलत के फ्लो को रोकते हुए एक अच्छा जमहूरी अंदाज में, इंसाफ के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए इलेक्शंस को मुनक्कद करते हुए अवाम के हकीकी और सच्चे नुमाइंदों को भेजना होगा. और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जो ये बिल जो लाया गया है, इसकी हम तायीद करते हैं. साथ ही साथ हम इस बात का भी यकीन रखते हैं कि हुकूमत हमारे एहसासात को गौर करेगी, हमारे एहसासात पर न सिर्फ गौर करेगी बल्कि इस पर संजीदगी के साथ गौर करते हुए अमल करेगी. और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पर जो अवाम ने एतमाद का इजहार किया है, उस एतमाद को कायम रखेंगे. जिस बुलंदी के साथ जो ऊंचाई तक पहुंचे हैं,
امید کرتا ہوں کہ اس اونچائی پہ برقرار رہیں گے، عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک اپوزیشن ہے، ایک حقیقی اپوزیشن کا رول کرے گی، جو عوام کے مفاد میں ہوگا اس کی تائید کرے گی، عوام کے خلاف میں ہوگا اس کی شدت سے مخالفت کرے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین ان بلز کی تائید کرتی ہے، اور آپ نے جو موقع دیا اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ Reply by Minister.